मध्यम वर्गीय कॉलोनी में शालिनी अपनी पुरानी स्कूटी पर निकलती है। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। विक्रम से मिलना है, दिल धड़क रहा है। उम्मीद है वो मेरी सादगी को समझेंगे, मेरे सपनों को अपना सपना बनाएंगे। शालिनी एक कैफे में पहुंचती है जहां पर विक्रम पहले से बैठा है। वो सहजता से उससे मिलती है। तुम अपनी दुकान की बात करते हुए ना बहुत ही खूबसूरत लगती हो शालिनी। किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन देखे तो उसमें जो काम करता है ना, उसकी आंखों का जुनून और तुम्हारी आंखों का जुनून बिल्कुल एक जैसा है। तुम्हारी आंखों में लगन, मेहनत साफ नजर आ रही है और इसी को देखकर मैं खींचा चलाया। मेरा मानना है कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए अपनी पहचान खो देना ये मुझे मंजूर नहीं। 3 महीने बाद शालिनी और विक्रम की शादी तय हो जाती है। शालिनी को विक्रम के परिवार के बारे में अधिक पता नहीं है। शालिनी, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलने को ना बेताब है, लेकिन हाँ वो थोड़े से ना अलग है। मतलब कि वो थोड़े शौकदार है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है विक्रम, मुझे स्वीकार करो, बस यही काफी है। शादी के दिन शालिनी एक सादे लाल कपड़े में है, जबकि सेठ परिवार हर तरह के वैभव के साथ आता है। ललिता देवी बहुत ही महंगे गहनों में सजी है। हमारे खानदान में तो हमेशा राजघराने की बहुएं ही आई हैं। इस बार बस विक्रम हाथ से निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, शालिनी को हम संवार लेंगे। शादी के बाद शालिनी अपनी स्कूटी पर विक्रम के साथ सेठ निवास पहुंचती है। बाहर 5 लग्जरी कारें खड़ी हैं। महल जैसा बंगला देखकर शालिनी हैरान रह जाती है। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम इतने अमीर हो। मैं तो एक अलग दुनिया में आ गई हूँ। क्या मैं यहाँ ढल पाऊंगी? मैं जानता था अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम्हारा बर्ताव बदल जाता और शायद तुम मुझसे दूर हो जाती और तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार मैं खो बैठता। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ललिता देवी द्वार पर खड़ी हैं और शालिनी को स्कूटर पर देखकर उसका चेहरा तन जाता है। ये क्या, तुम इस स्कूटी पे आई हो? हमारे खानदान में तो बहुएं पालकी में आती हैं, और तुम? अरे ललिता, बच्चों का स्वागत तो करो। शालिनी बेटी, आओ जरा आओ। शालिनी विनम्रता के साथ घर में प्रवेश करती है। काजल, विक्रम की बहन, शालिनी के सादे कपड़ों को देखकर मुंह बनाती है। आपकी ये ड्रेस किस सेंचुरी की है? चलिए, मैं आपको अपना पुराना कलेक्शन दे दूंगी। कम से कम देखने लायक तो लगोगी ना आप। धन्यवाद काजल, लेकिन मैं अपने कपड़ों में बहुत आरामदायक महसूस करती हूँ। अगले कुछ दिनों में ललिता देवी शालिनी को हर मौके पर अपनी अमीरी दिखाती है और एक दिन दोपहर को, शालिनी देखो, हमारा नया मर्सिडीज आ गया। अब तुम भी एक छोटी सी कार ले लो। कल से स्कूटी बंद। माँ जी, इस स्कूटी मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं, मेरी आजादी का प्रतीक है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। हमारे घर की बहुओं की पहचान सिर्फ एक ही होती है, वो भी हमारे नाम की, समझी तुम? या मैं अपनी बात समझाने के लिए और सख्त तरीका अपनाऊं? इस घर का हर नियम तुम्हें मानना होगा। शालिनी चुप रह जाती है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। एक सप्ताह बाद ललिता देवी शालिनी के कमरे में उसकी अलमारी खंगालती है और सारे सादे कपड़े बाहर निकालकर फेंक देती है। कल शाम को घर में बड़ी पार्टी है और मैं नहीं चाहती कि लोग हमारी बहू को इन चिथड़ों में देखें। शाम को जब शालिनी वापस आती है तो उसे अपने कपड़े नहीं मिलते, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम उसे सांत्वना देता है। तुम ऐसे हार मान जाओगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। और बात रही मम्मी की, मम्मी ऐसी ही है हमेशा से। मेरी मम्मी के लिए उनका समाज, उनकी छवि हमसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मुझे यकीन है तुम पर, तुम एक ना एक दिन सब बदल दोगी। बस तुम ऐसे रो मत और चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। विक्रम, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान, अपने मूल्य नहीं त्याग सकती। पार्टी की रात शालिनी एक सादी सी साड़ी में तैयार होकर नीचे आती है, जबकि ललिता देवी ने उसके लिए अत्यंत महंगी डिजाइनर ड्रेस रखी हुई थी। ये क्या पहन लिया तुमने? तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी। माँ जी, आपके घर की इज्जत तो मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे संस्कारों और व्यवहारों से है। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। पार्टी के दौरान शालिनी अपनी सादगी और विनम्रता से सभी अतिथियों का दिल जीत लेती है। ललिता देवी को ये अच्छा नहीं लगता। ललिता जी, आपकी बहू तो बड़ी संस्कारी है और बड़ी सुलझी हुई भी लग रही है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं? हाँ, हमारे खानदान में तो ऐसी ही बहुएं आती हैं। पार्टी के बाद ललिता देवी के क्रोध का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। तुमने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया है।
आज से तुम्हारी स्कूटी गैराज में बंद रहेगी और तुम सिर्फ ड्राइवर के साथ कार में ही बाहर जाओगी। विक्रम बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता देवी नहीं मानती। शालिनी चुपचाप अपने कमरे में जाती है। मैं अपने आप को यहाँ खोती जा रही हूँ। हर दिन, हर पल मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व मिटता जा रहा है। क्या यही मेरी नियति है? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने सपने बुने थे? 1 महीना बीत जाता है। शालिनी धीरे धीरे घर के काम काज संभालने लगती है और धर्मेंद्र सेठ उसके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अरे पैसा कमाना आसान है, मैंने बहुत कमाया है, लेकिन उस पैसे के साथ सादगी बनाए रखना ये वास्तविक कला है। हमारी बेटी हमें जीने का सही मतलब सिखा रही है, उसे परेशान मत किया करो। एक दिन सुबह अचानक धर्मेंद्र सेठ की तबीयत खराब हो जाती है। उसको दिल का दौरा पड़ता है। ललिता देवी चीखती है, बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ। रमेश, जल्दी कार निकालो। लेकिन रमेश कहीं नहीं मिलता। शालिनी तुरंत अस्पताल को फोन करती है और एम्बुलेंस बुलवाती है। माँ, पापा की हालत बहुत खराब है, क्या करें अब हम? तभी एम्बुलेंस वाले का फोन आता है और काजल उनसे बात करती है। वो बताता है कि शहर में बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, ना कोई गाड़ी आ सकती है ना ही जा सकती है, लेकिन हम जल्दी आने की कोशिश करते हैं। माँ, एम्बुलेंस फंस गई है, उसको आने में टाइम लगेगा। अब क्या होगा माँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी स्कूटी, हाँ मेरी स्कूटी, मैं लेकर जाऊंगी पापा जी को। पागल हो गई हो? स्कूटी पर? इतने बड़े आदमी को स्कूटी पर ले जाओगी? ये हमारी इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे? माँ जी, इज्जत तो तब होगी ना जब पापा जी जिंदा रहेंगे। माँ जी, अब आप ही फैसला कीजिए कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है या पापा जी की जान। पर ठीक है, तुझे जो सही लगे वो कर, मगर मेरे पति को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ जी, मैं पापा जी को जितनी जल्दी हो सके उन्हें पहुँचाऊंगी। मेरी स्कूटी आज किसी एम्बुलेंस से कम नहीं होगी। आप चिंता मत करिए, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शालिनी तुरंत अपने कमरे में जाती है और चाबी लेकर आती है। शालिनी अपना स्कूटर निकालती है और धर्मेंद्र सेठ को संभालकर स्कूटी पर बैठाती है। शालिनी अपनी स्कूटी भगाती है और ट्रैफिक में आसानी से निकल जाती है और शॉर्टकट लेती है और अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर, प्लीज मेरे ससुर जी को बचा लीजिए, मैं उनकी जान नहीं खो सकती। आप कौन है? मैं शालिनी सेठ, धर्मेंद्र सेठ की बहू। डॉक्टर धर्मेंद्र सेठ को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। 3 घंटे की सर्जरी चलती है। सब बाहर बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। शालिनी जी, आपने जो तुरंत एक्शन लिया है ना, उसकी वजह से आपकी ससुर की जान बच पाई है। अगर आप 5 मिनट भी देर कर देते ना, तो हम उन्हें बचा नहीं पाते। एक छोटी सी स्कूटी पे इतने भारी व्यक्ति को लेकर आना, और इस एरिया में तो इतना लंबा ट्रैफिक भी लगता है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे बिल्कुल समय से पहुँच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आपके ससुर जी खतरे से बाहर हैं। आप लोग उनसे कुछ घंटे बाद मिल सकते हैं। ललिता देवी को अचानक एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोती है। मैंने अपने पैसों के घमंड और नाम के रुतबे के चक्कर में सब पर बस अपनी मर्जी थोपी है। उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं दिया। मेरे पास 5 लग्जरी कारें थी, लेकिन जरूरत के समय उनमें से कोई काम नहीं आई। आज काम आई तो तुम्हारी वो पुरानी स्कूटी। तुम्हारी सादगी ने आज मेरे पति की जान बचाई है। बहू, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो बेटी। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। हम एक परिवार है, हम मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। कुछ दिन बाद धर्मेंद्र सेठ अस्पताल से घर आ जाते हैं और परिवार के सभी सदस्य बैठक में इकट्ठा होते हैं। मुझे मौत के मुंह से वापस लाने के लिए धन्यवाद बेटी। आज मैं जीवित हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज से इस घर में कोई किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोपेगा। हम सभी एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान करेंगे, और शालिनी की स्कूटी इस घर का सम्मान है, उसका प्रतीक है। हमारी बहू ने साबित कर दिया कि असली कीमत चीजों की नहीं, इंसानों की होती है। भाभी, आप मुझे भी स्कूटी चलाना सिखाओगी? क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। मेघा के भाई नवीन की शादी कुछ ही महीने पहले स्वाति से हुई थी। मेघा अपने भाई की शादी में अपने बच्चे के साथ आती है। मेघा को मोमोज खाना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन मेघा स्वाति के कमरे में जाती है। भाभी, चलो बाजार चलते हैं और मोमोज खाकर आते हैं। नहीं दीदी, आज मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है।
हम कभी और चल लेंगे। चलो ना भाभी, जब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी फिर उसके बाद मैं कब आ पाऊंगी? आपको मोमोज खाना है ना, चलो आज हम घर में ही मोमोज बनाते हैं और खाते हैं। पर घर के मोमोज में वो स्वाद ही कहाँ जो बाजार के मोमोज खाने में है। एक बार मेरे हाथ के मोमोज खाने के बाद बाजार के मोमोज को हाथ नहीं लगाओगी। स्वाति और मेघा दोनों रसोई में जाती हैं और मोमोज बनाती हैं। कुछ देर बाद मोमोज बन जाते हैं और घर के सारे लोग एक साथ बैठकर मोमोज खाते हैं। मोमोज खाकर सरला कहती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाए हैं तूने। अरे ऐसा लग रहा है जैसे बाजार के मोमोज का स्वाद ले रही हूँ मैं। हाँ माँ, आप सही कह रही हो। सच में भाभी के हाथों में तो जादू है। बहुत ही अच्छे मोमोज बने हैं। अब से कभी भी मेरा मन मोमोज खाने का करेगा, मैं भाभी से ही बोल दूंगी। हाँ हाँ दीदी, आपका ही घर है, जब भी आपका मन हो आप आ जाना, मैं आपको मोमोज बनाकर खिला दूंगी। मोमोज खाते खाते सभी आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और स्वाति की खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा अपने ससुराल चली जाती है। अब मेघा का जब भी मोमोज खाने का मन करता तो वो स्वाति को कॉल करके मोमोज के लिए बोल देती। ऐसे ही एक दिन मेघा को मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मेघा स्वाति को कॉल करती है। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ, आज आपने मुझे याद किया, कोई काम था आपको? हाँ भाभी, वो तो बस मुझे आपके हाथ के मोमोज खाने का मन कर रहा था तो सोचा आपको बोल दूं। पर दीदी, आपने अभी कुछ दिन पहले ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर इतनी जल्दी? ज्यादा मोमोज खाने से ना आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस मेरे लिए मोमोज बना दो और भैया के हाथ से भिजवा देना। ठीक है दीदी, कोई और सेवा पानी? नहीं नहीं, बस इतना ही कर दो। वैसे अब मैं फोन रखती हूँ, बच्चे आ गए। मेघा इतना बोलकर फोन काट देती है और स्वाति भी मेघा के लिए मोमोज बनाने चली जाती है और खुद से कहती है, मुझे तो लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। एक बार मोमोज बनाकर खिला क्या दिया, इसकी तो रोज रोज की डिमांड ही बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन कॉल करके मोमोज का ऑर्डर देती है। मैं कोई मोमोज वाली हूँ क्या जो रोज इतनी गर्मी में मोमोज बनाऊं? स्वाति रसोई में मोमोज बना रही थी कि तभी सरला आती है। ये क्या बहू, तू इतनी गर्मी में मोमोज क्यों बना रही है? ये कोई टाइम है क्या मोमोज खाने का? खुद के लिए नहीं, आपकी भुक्कड़ बेटी है जिसने मुझे मोमोज वाली समझ लिया है। क्या बोली? कौन भुक्कड़? अरे कोई नहीं माँ जी, वो आज दीदी का फोन आया था, उनको मोमोज खाने का मन कर रहा था, इसलिए उनके लिए ही बना रही हूँ। आप भी थोड़ी मदद करा दो। नहीं नहीं, मुझसे इतनी गर्मी में ये काम नहीं होगा, तू अकेले ही बना, आखिर तेरी ननद है वो। सरला इतना बोलकर रसोई से बाहर चली जाती है और स्वाति मोमोज बनाकर अपने पति से बोलकर मेघा के घर मोमोज भिजवा देती है और स्वाति आराम से बैठ जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा के बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है और वो समर वेकेशन के लिए अपने मायके आ जाती है। घर आते ही अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर आराम करती है। शाम का वक्त होता है। स्वाति सब्जी काटने बैठती है और मेघा उसके पास आकर बैठ जाती है। भाभी मोमोज बनाकर खिला दो, बच्चों का भी मन है कि मामी के हाथों से मोमोज खाएं। इस बार समर वेकेशन आप लोगों के साथ ही मनाने का सोचा था। आ गई हमारी गर्मियों की छुट्टी खराब करने के लिए। हम लोग अपने परिवार के साथ जाएं या इनके साथ रहे। एक तो जब जब आती है मोमोज ही खाना होता है, और तो और बच्चों का नाम लेकर खुद मोमोज बनवा कर खाती है। इसको एक पैसे का काम तो करना नहीं होता, बस आराम से खाना ही आता है, भुक्कड़ कहीं की। क्या हो गया भाभी, क्या सोचने लग गई आप? कुछ नहीं ननद जी, मैं सोच रही थी जब तक मैं ये सब्जियां काट रही हूँ आप आटा गूंद दीजिए, काम जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है भाभी, मैं आटा तैयार कर देती हूँ और आप ये काम कर लीजिए। सुनिए दीदी, आटा ना थोड़ा सा हल्का ही रखना, ठीक है, वरना मोमोज बनेंगे नहीं। एक काम करना, आप ये सब्जियां काट कर आटा भी गूंद ही लेना, क्योंकि अगर आटा अच्छे से नहीं हुआ तो आप मुझे ही बोलोगे कि खराब कर दिया। मैं जब तक चिंटू और बबली को हॉलीडे होमवर्क करवा देती हूँ। बहाने तो देखो, बच्चों का होमवर्क करवाना है, जैसे आज ही सारे काम करवा देगी। कोई काम करना तो आता नहीं मोटी को, मेरे पति का खर्चा करवाने आ जाती है। जीना हराम कर दिया है। आज तो ऐसा मोमोज खिलाऊंगी कि कभी मोमोज का नाम नहीं लेगी। क्या हुआ भाभी, मैं आपकी मदद करवा तो देती, लेकिन बच्चों का काम भी जरूरी है। ठीक है, कर लोगी ना?
हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं, आप बच्चों का काम करवा लो, मैं ये सब अकेले ही कर लूंगी। आज तक सब अकेले ही तो करती आई हूँ। मेघा इतना बोलकर अपने कमरे में अपने बच्चों का हॉलिडे होमवर्क करवाने चली जाती है और इधर स्वाति बैठकर सबके लिए मोमोज बनाने की तैयारी कर रही थी कि तभी स्वाति का पति नवीन आता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? घर में किसी ने कुछ कह दिया क्या? तुम्हारी बहन का गुस्सा हर छुट्टी में आ जाती है और मोमोज खाने की डिमांडें करती है। ये नहीं कि थोड़ी मदद करवा दूं, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे ही सारा काम करवाती है और खुद भुक्कड़ों की तरह खाती है। अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारी ननद है। अगर तुमको मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बताओ क्या करना है? ननद है तो क्या सर पर नाचेगी, और मेरी मदद करनी है तो जाकर मोमोज की चटनी बना दो, बस उसके बाद मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। स्वाति के कहने पर नवीन रसोई में जाकर चटनी बनाने लगता है और एक तरफ स्वाति मोमोज बनाने लगती है। कुछ देर के बाद मोमोज बनकर रेडी हो जाते हैं और स्वाति एक कटोरे में मोमोज की चटनी और मोमोज लाकर रखती है और उसमें बहुत सारी मिर्ची डाल देती है और अपनी ननद को दे देती है। मेघा मोमोज की खुशबू लेते हुए बोलती है, आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आज एक मोमोज खाने के बाद तो आप भूल ही जाओगी मेरे हाथ के मोमोज खाना। दीदी आपके लिए ही स्पेशल है मिर्ची वाले मोमोज। क्या हुआ भाभी, आप फिर सोचने लग गई? कोई बात है क्या? कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपकी मदद नहीं की? अरे नहीं दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आराम से मोमोज खाओ और लेने हैं ना तो बता देना। स्वाति इतना बोलकर मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकल जाती है और स्वाति के जाते ही वो मोमोज पर टूट पड़ती है। जैसे ही मेघा एक मोमोज खाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। स्वाति उसको रसोई में देखकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? आपको मोमोज चाहिए थे क्या? मुझे बोल देती, मैं आपको देने आ जाती। आज की मोमोज की चटनी में तो बहुत मिर्ची है, मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। आप ही खाओ अपने मोमोज। कितना सुकून मिल रहा है ये सुनकर। यही तो मैं चाहती थी कि आज के बाद आप मुझसे कभी ना बोले मोमोज बनाने के लिए। मेघा जल्दी से रसोई से चीनी लेती है और खाने लगती है। उसको ऐसे देखकर स्वाति बहुत खुश होती है और बाहर जाकर अपने अलग अलग मोमोज खाने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मेघा के बच्चों की समर वेकेशन खत्म हो जाती है। मेघा अपने ससुराल जाने लगती है। स्वाति मेघा के कमरे में जाती है और बोलती है, क्या दीदी, आप भी ऐसे ही जा रही हो? कम से कम आज तो मोमोज खा लो, मैं आज आपको खुद मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने मोमोज खाना बंद कर दिया। उस दिन के मोमोज खाने के बाद मेरे पेट में ऐसी गड़बड़ हुई कि आपको क्या ही बताऊं। अब नहीं खाने मोमोज, नफरत है मुझे मोमोज से। स्वाति को मेघा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुशी होती है और उसको बार बार अपनी भुक्कड़ ननद के लिए मोमोज बनाने से छुट्टी भी मिल जाती है।